हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक करा दिए। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 80 तक। आप सभी लोग मेरे साथ मौजूद रहेंगे और सभी लोग कोशिश करेंगे इन सारे सवालों का जवाब देने की। मैं जानता हूं ये सवाल बहुत ज्यादा हाई लेवल के तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपके सीयूटी के एग्जाम के लिए, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी और सारे पीजीटी एग्जाम्स के लिए जिनमें भी इकोनॉमिक्स आनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। तो शुरू करते हैं आज के सफर को दोस्तों। बने रहिए आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ दोस्तों। और एक चीज और बता दूं, बहुत अमेजिंग कंटेंट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी ऐप 1 to 1 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। जी हाँ दोस्तों, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग वर और वाज द रीजन और रीजंस फॉर इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। आपको बताना है जो कि हमारी एलपीजी पॉलिसीज इंडिया में आई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे, इनमें से कौन से उसके रीजंस हैं। सोच समझ के जवाब देंगे क्या रीजंस हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंडिया में लाने के दोस्तों। तो इसका सही जवाब देखते हैं। क्या फिस्कल डेफिसिट ज्यादा था इस वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे? बिल्कुल। गर्ल क्राइसिस चल रहे थे, बिल्कुल चल रहे थे। बीओपी लॉस में था, बिल्कुल था अपना। तो ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही है यार। ये सब के सब रीजंस हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने का। फिस्कल डेफिसिट मींस हमारे देश की उस टाइम बोरोइंग्स बहुत ज्यादा थी। गल्फ क्राइसिस मींस गल्फ कंट्रीज में उस टाइम वॉर चल रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड था वो बहुत अफेक्टेड हुआ, सीवियरली इफेक्ट हुआ। सिंपल भाषा में हमारे एक्सपोर्ट बंद हो गए, बहुत नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से हमारा बीओपी में बहुत नुकसान हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत नुकसान हो गया। फॉरेन से पैसा आने के सोर्सेज बंद हो गए और जाने के सोर्सेज पूरे खुले हुए थे, काफी नुकसान हुआ था। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन 62, डैश इज एग्जांपल ऑफ रूरल पुअर। इनमें से कौन से रूरल पुअर के सही एग्जांपल हैं? सोच समझ के आप सभी लोग बताने वाले हैं दोस्तों। क्या इसका सही आंसर है कल्टीवेटर्स, रैक पिकर्स, बैगर्स, नोडीज? इसका सही आंसर है दोस्तों कल्टीवेटर्स। सो खेती करने वाले वो लोग भी पुअर की कैटेगरी में आते हैं, जिनका मंथली कंजम्पशन बताया जाता है कि 912 के आसपास या उससे कम रहता है। तो ध्यान रख के चलेंगे इस बात को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ डैश। ओके भाई, हेल्थ पे खर्च करना है, किस फॉर्म में करा जाता है? क्यूरेटिव मेडिसिन, सोशल मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन या सब केस में? तो ऑब्वियस ही बात है, आपको हेल्थ पे खर्च करना है, हेल्थ सेक्टर पे खर्च करना है, तो भैया सब पे खर्च करना पड़ेगा। क्यूरेटिव मेडिसिन पे भी खर्च करो, प्रिवेंटिव पे भी करो, सोशल भी करो, अवेयरनेस भी फैलाओ, लोगों को प्रिवेंट भी करो, क्योर भी करो, हर चीज पे खर्च करना पड़ेगा, तभी हेल्थ सेक्टर में बेटरमेंट होगा, नहीं तो होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी कंट्रीब्यूट डैश परसेंटेज इन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। आरआरबी का कंट्रीब्यूशन कितना है? ठीक है, सोच समझ के जवाब देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको कुछ हद तक याद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन कुछ और नहीं बैठता। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। तो आरआरबी का जो कंट्रीब्यूशन है वो कहा जाता है पूरे 12% है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। पूरे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में आरआरबी का शेयर कितना है? 12%, 12%। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ वर्कर। वर्कर के लिए में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल भी ट्रू नहीं है? वर्कर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? वर्कर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, करता है। ठीक है, वर्कर में टेम्परली एब्सटेन फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस। भाई एब्सेंट हो सकता है वर्क से कुछ टाइम के लिए, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयज आर नॉट वर्कर्स। अच्छा, ये थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है, देखते हैं लास्ट ऑप्शन क्या है। दोज हु हेल्प द मेन वर्कर्स आर ऑल्सो वर्कर्स। हाँ बात तो सही है यार, ये तो सही है। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयज आर नॉट वर्कर्स, ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर आप अपने आप को खुद काम दे रहे हो तब भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कहलाते हैं। तो ये ही स्टेटमेंट में पंगा था, बाकी सब तो ऑलरेडी ऑब्वियस ही बात है, ठीक थे, इसी में था पंगा। ये ट्रू नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे शोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर इनमें से किस तरीके से दर्शाया जाता है? प्रोडक्टिविटी में बढ़ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट आना, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर है?
हाँ यार, ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर है। कैसे? देखो, प्रोडक्टिविटी का बढ़ना हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जबकि क्वालिटी ऑफ लाइफ का बढ़ना हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप है, तो इसलिए आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर दोज विच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज बिकम डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड। भाई ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको यूज करा जा सकता है और ये डिप्लीट या एग्जॉस्ट गायब नहीं होंगे? क्या वो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं? भाई रिन्यूएबल ही होंगे यार, रिन्यूएबल है ना जो गायब नहीं होंगे। नॉन रिन्यूएबल तो बेचारे एक बार यूज करने के बाद गायब हो जाते हैं, मिलते ही नहीं वापस, जैसे कोल, पेट्रोल, ये सब नॉन रिन्यूएबल है। और रिन्यूएबल में आ गया आपके सनलाइट, सोलर एनर्जी, रोज मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, पीपीपी की फुल फॉर्म बतानी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में। पीपीपी का मतलब क्या है बेसिकली? तो पीपीपी मींस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर प्राइस, नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया की जो जीडीपी है वो अराउंड बताया जाता है लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। वैसे 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास है जीडीपी हमारे देश की, सॉरी 2-2.5 लाख करोड़, सॉरी, और वैसे 900 लाख करोड़ के आसपास बैठ जाएगी हमारी देश की जीडीपी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए यूएसए में एक बर्गर, ठीक है, मैकडी का एक बर्गर, एक सिंपल बर्गर $3 का है, ठीक है, और वही बर्गर इंडिया में, सेम बर्गर, बिल्कुल सेम वही फ्लेवर वाला बर्गर इंडिया में 90 रुपीज का है, ठीक है। तो इसका मतलब है $3 मीन्स यूएसए के लगभग 240-250 रुपए इंडिया के 90 रुपीज के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब जो सामान यूएसए में 250 रुपए में मिल रहा है वो इंडिया में 90 रुपीज के बराबर मिल जाएगा। इट मीन्स हमारे इंडिया की जो भी जीडीपी है, अगर मैं यूएसए से कंपेयर कर रहा हूं तो उसको लगभग मुझे 250/90 करके 2 पॉइंट समथिंग टाइम्स आएगा ना। तो अपने देश की जीडीपी को मैं जब 2 पॉइंट समथिंग टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके यूएसए के साथ उसका कंपैरिजन होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह सकता हमारे इंडिया की तो सिर्फ जीडीपी 200-250 लाख करोड़ है, जबकि यूएसए की तो बहुत ज्यादा है, 1800-1900 लाख करोड़ के आसपास, 2000 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। तो ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते, पहले हम लोग प्राइस पैरामीटर को कंपेयर तो करें, तो उसको परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट विल द इलास्टिसिटी डिमांड दैट इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, इस वाले केस में ईडी की वैल्यू क्या होती है? इसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, बस चेंज किस में आ रहा है, डिमांड में चेंज आ रहा है, ठीक है। प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, डिमांड में चेंज आएगा, और जब जब प्राइस में चेंज ना आते हुए डिमांड में चेंज आता है तो ईडी की वैल्यू दोस्तों हमेशा इन्फिनिटी होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। तो 19 का सही आंसर है 4, इन्फिनिटी, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 70, विद अ राइज इन रियल नेशनल इनकम वेलफेयर ऑफ पीपल, ऑब्वियसली बात है राइज यार, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। रियल नेशनल इनकम क्या होती है बता देता हूँ। रियल नेशनल इनकम का मतलब है जब देश की नेशनल इनकम गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने की वजह से बढ़े, मतलब जब देश में ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो देश की नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, इससे लोगों का वेलफेयर, ऑब्वियस ही बात है यार, जब देश में गुड्स एंड सर्विस ज्यादा बनेंगी तो देश की तरक्की होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी, वेलफेयर भी बढ़ेगा फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉनेटरी मेजर टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। ओके, कौन सा मॉनेटरी मेजर या मॉनेटरी पॉलिसी आपको बतानी है डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं आता, टैक्स रेट भी मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं आता, मार्जिन रिक्वायरमेंट, हाँ यार मार्जिन रिक्वायरमेंट तो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, ये हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है ना, आपको पता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा क्वालिटेटिव है, ठीक है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको पता ही है, जितने का मैं एसेट गिरवी रख रहा हूं और जितने का मुझे लोन मिल रहा है बैंक से, उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का कौन सा कंपोनेंट है? करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट या सब अकाउंट? भाई मनी सप्लाई में इनमें से क्या आता है, सोचो एक बारी। मनी सप्लाई का मतलब वो पैसा जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, तो इसमें दोस्तों हमारा सिर्फ करेंट अकाउंट का पैसा आता है, आरडी, टर्म डिपॉजिट इसमें कभी नहीं आता क्योंकि वो पैसा ब्लॉक हो जाता है। इसमें सिर्फ आता है आपका करंट अकाउंट का पैसा, क्योंकि इसमें हमारे डिमांड डिपॉजिट आते हैं, और डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं जो आप मर्जी से निकाल सकते हैं,
रिकरिंग और टर्म वाले अपनी मर्जी से निकलते ही नहीं है, वो ब्लॉक होते हैं लंबे टाइम के लिए। तो करंट अकाउंट वाला ही सबसे सही है और ये कंपोनेंट है मनी सप्लाई का, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी डेफिसिट इज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग डैश। ओके, प्राइमरी डेफिसिट सरकार किस लिए इस्तेमाल करती है? फॉर्मूला लिखते हैं, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट तो चली गई, जो बचेगा वो पैसा बचेगा जो इंटरेस्ट पेमेंट देने के बाद बचेगा। तो इंटरेस्ट पेमेंट देने के लिए तो यूज नहीं करती, नहीं, ऑल टाइप ऑफ पेमेंट भी नहीं, स्पेसिफिक नहीं, ये अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट आएगा। इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा जो भी पैसा है उसके लिए प्राइमरी डेफिसिट का यूज करा जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलना दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? इसको कहते हैं हम लोग एक्सिम। एक्सिम मतलब एक्सपोर्ट, आई मीन इंपोर्ट, ये तो सबने पहचान लिया होगा, तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट द मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल? इनमें से किस कंट्री के साथ हमारा मेजर ट्रेड नहीं होता था ब्रिटिशर्स के टाइम पर? तो ब्रिटेन के साथ ऑब्वियसली है, ब्रिटेन के साथ सबसे ज्यादा होता था, ईरान के साथ भी है, रशिया के साथ भी था, चाइना के साथ हमारा ट्रेड बहुत कम हो चुका था, बहुत ज्यादा कम। मेजर ट्रेड हमारा चाइना के साथ कभी नहीं होता था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट बताना है, क्या है? प्राइस ऑफ फूड ग्रेन डिक्लाइन, सही है। हेल्प इन बिल्डिंग स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट, बात भी सही है। मार्केटेड सरप्लस, काफी सही, ठीक है यार, सब ठीक है भाई। ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से फूड ग्रेन सस्ते हो गए, बिल्कुल सही बात है। स्टॉक मेंटेन रख पाए सरकार ग्रेन्स का, अच्छी बात है, ये भी हुआ था। और मार्केट सरप्लस, मार्केट सरप्लस का मतलब है फार्मर्स अपने लिए निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा होता है उसको बेच पाए, तो बात तो सही है यार, तो अच्छा खासा प्रोडक्शन हो गया तभी तो वो बेच पाए, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, द रिमूविंग ऑफ बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड डैश। ओके, जब सरकार अपने सारे बैरियर सारे रेस्ट्रिक्शन हटा लेती है, इसको क्या कहते हैं? क्या इसको लिबरलाइजेशन कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है लिबर्टी, और लिबर्टी का मतलब ही होता है फ्रीडम। तो जब सरकार फ्रीडम देती है कि भैया हमने अपनी रेस्ट्रिक्शन हटा ली, जो करना है करो, वी डोंट केयर अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी रीजन फॉर द नंबर ऑफ पुअर इन द रूरल एरिया इज डैश। आपको बताना है क्यों रूरल एरिया में ज्यादा पुअर हैं। क्या उसका रीजन है? एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कम है, टर्जरी की रेट कम है, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कम है, क्या है इशू इसका? तो दोस्तों, गांव में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में इंडल्ज है, टर्जरी और इंडस्ट्री में तो इतने लोग हैं ही नहीं। तो अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम है, इसीलिए गांव के बहुत सारे लोग पुअर है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी बड़ा सा है, What which of the following does not directly contributes to the process of human capital formation by Miss Ramanpreet? Okay, देखते हैं। Miss Ramanpreet has started a new business venture. She intends to spend a huge amount towards on-the-job training of her workers before putting them to work. It exhibits the right step in the direction of human capital formation. Okay, तो भाई बेसिकली वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे खर्च कर रही हैं, और आपसे पूछा गया इनमें से ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे खर्च करने पर क्या नहीं होगा, मतलब क्या फायदा नहीं मिलेगा? स्किल बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, इनपुट प्रोडक्टिविटी आउटपुट प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे जेंडर इक्वालिटी का है? ऐसा कुछ नहीं है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से जेंडर इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं है यार। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है जो लोग भी मेरे पास आ रहे हैं मैं उनकी ट्रेनिंग करा रहा हूँ, ट्रेनिंग कराने से मेल फीमेल बराबर हो जाएं, जेंडर इक्वालिटी आ जाए, ऐसा तो कोई सेंस नहीं बैठता। स्किल्स बढ़ेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, आउटपुट ज्यादा होगा, मैंने मान लिया, लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग से जेंडर इक्वालिटी का कोई नाता बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु सेड दैट रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डिड नॉट मीन्स सिंपली द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स? आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसने दिया था, कौन थे वो महानुभाव जिनका ये स्टेटमेंट है कि इंडिया की रियल प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये नहीं है। तो ये कौन हो सकते हैं? ऑब्वियसली बात है हमारे देश के राष्ट्रीय पिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज महात्मा गांधी जी। तो उनका स्टेटमेंट है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 100 तक,
और 100 हमारी सेंचुरी पूरी हो जाएगी दोस्तों। फिर बात करेंगे डबल सेंचुरी बनाएंगे और 200 क्वेश्चन है भाई, 200 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के आंसर बस देते जाओ देते जाओ देते जाओ और सीखते जाओ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से तैयारी करिए और कितने आंसर बिल्कुल ठीक है 20 में से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। इंतजार चलेगा आपके कमेंट सेक्शन में दोस्तों, कमेंट्स का।